हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में हमने राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमारा एक टॉपिक राजस्थान की सभ्यताएं, जिसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, वो पूरा हो चुका है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था चौहान वंश, जिसमें हमने अजमेर के चौहान को पढ़ लिया है। अब हमारा चौहान वंश में जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा रणथंभौर के चौहान। तो आज हम चौहान वंश में अगला जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है रणथंभौर के चौहान। इसको पढ़ने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। साथ ही अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। आज रणथंभौर के चौहान हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी ऐसी संभावनाएं हैं कि आगे भी इससे पूछे जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, हल्के में नहीं लेना इसको। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें हमने जो अजमेर के चौहान पढ़े थे, उसमें हमने लास्ट में ये जो पढ़ा था कि तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध किन के बीच में होता है, सॉरी, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में होता है। और ये होता है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें जीत जो होती है वो मोहम्मद गौरी की होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र है वो है गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की जब हार हो जाती है तो पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज, गोविंदराज क्या करता है, गोविंदराज जो है वो मोहम्मद गौरी के जो सेनापति है, ऐबक, या फिर उसका बोल सकते हैं दूत, गोविंदराज, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज, ये जो है ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक को बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स देता है। क्या देता है? टैक्स देता है। जब इसका पता किसको चलता है? पृथ्वीराज चौहान के भाई हर्राज को, इसके चाचा हर्राज, हर्राज को जब इसका पता चलता है, गोविंदराज जो है वो ऐबक को टैक्स देता है, और इस टैक्स का पता जब इसके चाचा हर्राज को चलता है तो हर्राज क्या करता है, ये इस पे आक्रमण करता है, गोविंदराज पे। हर्राज आक्रमण करता है, हर्राज गोविंदराज पे आक्रमण करता है। तो वो क्या करेगा, गोविंदराज जो है वो रणथंभौर चला जाता है। हर्राज आक्रमण करता है, हर्राज आक्रमण करता है गोविंदराज पे। तो ये गोविंदराज जो है वो 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में कहाँ चला जाता है? रणथंभौर, रणथंभौर चला जाता है और यहाँ जाके चौहान वंश की स्थापना करता है। यहाँ पे क्या करता है? चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना। तो जब हर्राज गोविंदराज पे आक्रमण करता है तो गोविंदराज 1194 ईस्वी में रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है। मतलब रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन है? गोविंदराज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मतलब
गोविंदराज, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक है और जो स्थापना करता है वो करता है 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में करता है। इसके जो उत्तराधिकारी हैं, इसके उत्तराधिकारी गोविंदराज जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र हैं। तो इनके उत्तराधिकारी जो हैं वो हैं वालहन, इसके उत्तराधिकारी वालहन है। उसके अलावा प्रहलादन और वीर नारायण, तो ये इसके उत्तराधिकारी 3 हैं गोविंदराज के। उसके बाद जो वीर नारायण है, वीर नारायण इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करता है, और जो वीर नारायण का उत्तराधिकारी है, वीर नारायण का उत्तराधिकारी, वीर नारायण स्वयं जो है वो गोविंदराज का उत्तराधिकारी है और वीर नारायण का उत्तराधिकारी जो है वो है वाग्भट, जिसके समय में बलबन, उसके समय में वाग्भट के समय बलबन है वो रणथंभौर पर आक्रमण करता है। बलबन जो है वो रणथंभौर पर आक्रमण करता है, वीर नारायण का जो उत्तराधिकारी है वाग्भट, उसके समय में बलबन जो है वो रणथंभौर पर आक्रमण करता है। मतलब रणथंभौर पर आक्रमण किसने किया? बलबन ने। तो एक बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि रणथंभौर के ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने ये जो शासक वर्ग है उसके विरुद्ध जो खड़े हुए शासक वर्ग, मतलब उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसमें ऑप्शन जो है उसमें 2 शासक आए थे, एक तो वाग्भट, ऑप्शन में 2 हैं, मतलब अभी हम जो पहला हमने पढ़ा है अभी वाग्भट देखा है, उसके बाद एक और आता है हमीरदेव, तो उसमें 2 ऑप्शन हैं। एक एग्जाम में पूछा गया था, उद्यान अधीक्षक परीक्षा 2021 में ये सवाल पूछा गया था और जिसका जवाब जो होगा वो था वाग्भट और हमीरदेव चौहान। तो इसमें आपको ये बता दिया है, अगला शासक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमीरदेव चौहान होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट शासक है गोविंदराज के बाद वो है हमीरदेव चौहान, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है। इसका शासनकाल जो है वो 1282 से 1301, ये इसका शासनकाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इसके जो युद्ध है उनसे रिलेटेड सवाल, इनसे कौन सेनापति था, ये सवाल आते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमीरदेव कौन थे? तो ये जैत्र सिंह के पुत्र हैं,
जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र, ये जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र हैं और ये जब राजगद्दी संभालते हैं तो ये 1282 ईस्वी में शासक बनते हैं। 1282 ईस्वी में शासक जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र हैं और 1282 ईस्वी में शासक बनते हैं। उसके बाद इनके बारे में जो अगली विशेषता है वो ये है कि ये रणथंभौर के बहुत ही महत्वपूर्ण, अंतिम है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हैं। रणथंभौर के अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हैं। उसके बाद इनकी जो पत्नी है, पत्नी रंगदेवी और पुत्री जो है वो है देवल दे, ये है। और इनका जो इम्पोर्टेंट जो है इनके सल्तनत के बारे में कि इनका युद्ध किन किन के साथ हुआ, दिल्ली सल्तनत के साथ इनका युद्ध हुआ, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। हमीर देव व दिल्ली सल्तनत, हमीर देव व दिल्ली सल्तनत के साथ इनके युद्ध होते हैं। किस किस शासक के साथ इसने युद्ध किए, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले क्या हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी के साथ देखते हैं। पहले नंबर पे जो है वो है जलालुद्दीन खिलजी वर्सेज हमीर देव। सबसे पहले हम जलालुद्दीन खिलजी के साथ देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी है, उसने सबसे पहले आक्रमण किया था तो दिल्ली, ये भी पूछा एक बार किसी एग्जाम में, ये पूछा गया था कि खिलजी वंश का कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो ये हैं कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, इसको शॉर्ट में हम जलालुद्दीन खिलजी को जेके लिखते हैं। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण के लिए रवाना होता है। रणथंभौर पर आक्रमण के लिए रवाना, 1290 में वो रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए रवाना होता है। उसके बाद क्या होता है, वो झाइन दुर्ग है उस पर अधिकार कर लेता है। जलालुद्दीन खिलजी है वो झाइन दुर्ग, इसका जो अन्य नाम वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, छाण, वर्तमान में इसको बोलते हैं छाण, पर झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। ये जो झाइन दुर्ग है इसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। झाइन दुर्ग इसको क्या कहते हैं, रणथंभौर की कुंजी, इसे कहते हैं रणथंभौर की कुंजी। इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इस समय जो जलालुद्दीन खिलजी है वो झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। 1290 में वो इसके लिए रवाना होता है, 1291 में वो इस पर अधिकार कर लेता है। इस झाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। इस दुर्ग पे वो अधिकार क्यों करता है, क्योंकि रणथंभौर की कुंजी है और वो रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार करना चाहता है।
उस दुर्ग की वो घेराबंदी करता है। लेकिन बहुत दिन तक उसने ऐसा प्रयास किया कि इस दुर्ग को जीता जा सके, लेकिन इसमें जब वो सफल नहीं होता है तो उसको उसका सलाहकार जो है मलिक अहमद, उसका सलाहकार है मलिक अहमद, वो उसे वहां से घेरा उठाने के लिए कहता है। उस समय जलालुद्दीन खिलजी एक कथन कहता है रणथंभौर दुर्ग के लिए। जलालुद्दीन खिलजी का एक कथन है कि ऐसे 10 किलो को तो ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक मुसलमान के एक बाल के बराबर मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये रणथंभौर दुर्ग के लिए ऐसा बोलता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या बोलता है? क्योंकि वो रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार नहीं कर पाता है, वो सिर्फ झाइन दुर्ग पे अपना अधिकार करता है। इस वजह से जब उसको ये कहा जाता है कि यहाँ से अपना घेरा हटा लो, उस समय जो सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी वो ये कहता है कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। ये उसका कथन है। और ये जो कथन है वो किसके लिए है? रणथंभौर दुर्ग के लिए। रणथंभौर दुर्ग के लिए रणथंभौर दुर्ग के लिए उसका एक कथन है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जो फैक्ट है वो है कि इस झाइन पर आक्रमण करने के बाद जो हमीर का सेनापति है गुरुदास सैनी वो मारा जाता है। इस समय हमीर का सेनापति कौन है? गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी मारा जाता है। फिर इस समय वो मारा गया। तो कुल मिला के जो जलालुद्दीन खिलजी है दिल्ली का शासक, उसने झाइन दुर्ग पे अधिकार कर लिया और रणथंभौर दुर्ग पे को पाने के लिए उसने यहाँ पर वह 2 बार आक्रमण करता है और दोनों बार में ही हमीर देव की विजय होती है। जलालुद्दीन खिलजी हार जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है 2 बार आक्रमण करता है और दोनों ही बार उसकी हार होती है। हमीर देव जो है उसकी जीत होती है। हमीर देव की जीत होती है। तो जो सबसे पहला है शासक वो है जलालुद्दीन खिलजी के साथ। हमीर देव और दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी वर्सेस हमीर देव के बारे में पढ़ते हैं। तो 1290 ईस्वी में वह रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए रवाना होता है और सबसे पहले वह रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, जिसको वर्तमान में छाण कहा जाता है। और जब वह इस पे अधिकार नहीं कर पाता है रणथंभौर पे, तो वह एक कथन बोलता है कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। ऐसा वो रणथंभौर दुर्ग के लिए बोलता है। और ये जो युद्ध होता है झाइन के लिए युद्ध, इस युद्ध में हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी है वो मारा जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है 2 बार आक्रमण करता है और दोनों ही बार में वो पराजित होता है। इसमें हमीर देव की जीत होती है। जो नेक्स्ट शासक हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के। तो अगले जो हैं हमीर देव वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले हमने जो हमीर देव का पढ़ा कि इसका सामना किसके साथ हुआ? दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी के साथ होता है और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के साथ होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो यहाँ पे आक्रमण करता है, सबसे पहले ये है कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के शासक हमीर देव पे आक्रमण क्यों करता है? सबसे पहले इसका रीजन क्या है? तो इसके जो कारण हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं, सबसे पहले हम इनके कारणों की चर्चा करते हैं। वो इसलिए कि गुजरात आक्रमण के समय जब बगावत होती है तो खिलजी पहला कारण जो है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह और कहबरू, इसका विद्रोही जो है
वो है मुहम्मद शाह व कहबरू को शरण देना। हमीर देव इनको शरण देता है, इसलिए वो आक्रमण करता है। एक तो ये है इसका कारण, और ये जो है कि शरण देना, किसको शरण दी गई, शरणार्थी कौन था, ये सवाल जो है वो पूछा गया है कारण में। तो ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड गणित एग्जाम जो हुई थी 2010 में, उसमें पूछा गया है। उसके अलावा सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया है। उसके अलावा ये पूछा गया है पटवार प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक मेन कारण जो है कि उसने सुल्तान के जो विद्रोही हैं मुहम्मद शाह और कहबरू, इसको शरण दी। उसके अलावा जो दूसरा रीजन ये है कि हमीर राज कर बंद कर देता है, हमीर राज कर देना बंद कर देता है, राज कर देना बंद कर देता है। ये इसका कारण है। तीसरा कारण जो है वो ये है कि रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व है। तीसरा कारण है रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व है। रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व है, ये इसका तीसरा कारण है। और चौथा कारण जो है वो ये है अलाउद्दीन खिलजी, इसको हम शॉर्ट में एक के लिख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। तो ये इसके जो महत्वपूर्ण कारण हैं वो ये हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस पे आक्रमण क्यों करता है हमीर देव पे रणथंभौर के साथ साथ। तो पहला कारण जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मुहम्मद शाह व कहबरू को शरण देना, जो कि खिलजी के विद्रोही हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, पटवार प्री एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमीर राज कर देना बंद कर देता है, साथ ही रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व है, इस वजह से भी वो आक्रमण करता है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीति है, इस वजह से भी वो आक्रमण करता है। तो अब पढ़ते हैं इनके युद्धों के बारे में। सबसे पहले जब अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, तो 1299 ईस्वी में जब ये युद्ध होता है, हिंदुवाट घाटी युद्ध, हिंदुवाट घाटी युद्ध, जो कि 1299 ईस्वी में होता है। सबसे पहले हिंदुवाट घाटी युद्ध 1299 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हैं, सबसे पहले ये कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो हैं वो हैं नुसरत खान, दूसरे जो हैं वो है उलूग खान, और तीसरे सेनापति जो हैं वो हैं अलप खान। तो हिंदुवाट घाटी युद्ध जब होता है 1299 ईस्वी में, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान, उलूग खान और अलप खान हैं। और इसमें ये सेकंड ग्रेड में जो पूछा गया था कि जो हिंदुवाट घाटी युद्ध है, फिर इसमें जब सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी इसमें आक्रमण करता है तो उसका सेनापति कौन होता है हमीर देव के खिलाफ। तो जो ऑप्शन था उसमें नुसरत खान। तो इसमें ये कब पूछा गया था, ये सवाल आया था सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2010 में ये सवाल पूछा गया है कि उस समय उसके सेनापति कौन थे। नुसरत खान उसके सेनापति थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमीर के सेनापति कौन थे, अब ये पूछा जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हो जाते हैं तो हमीर के सेनापति, तो इस युद्ध में हमीर के सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह। एक तो भीम सिंह थे,
और जो दूसरे थे वो थे धर्म सिंह। ये हमीर के सेनापति थे। 3 सेनापति आए थे जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, और हमीर के सेनापति 2 थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। इसमें जब ये युद्ध होता है तो इसमें क्या होता है कि जो हमीर का सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह है, इन दोनों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान की हत्या कर दी जाती है। तो ये जो भीम सिंह और जो धर्म सिंह है, इन दोनों के द्वारा नुसरत खान की हत्या, ये दोनों मिलके नुसरत खान की हत्या कर देते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। और ये सवाल जो है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति, ये सवाल पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति जो है वो हमीर के सेनापतियों के द्वारा मारा जाता है। तो ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया। उसके बाद जब नुसरत खान की हत्या कर दी जाती है भीम सिंह और धर्म सिंह के द्वारा, उसके बाद क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे सेनापति हैं उलुग खान और अलग खान, वो बचते हैं। तो उसमें से उलुग खान जो है, उलुग खान के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है? उसके द्वारा भीम सिंह, उलुग खान है वो भीम सिंह की हत्या कर देता है। उलुग खान भीम सिंह की हत्या कर देता है। और जब ऐसा हो जाता है तो इसका दोषी हमीर जो है वो इसका दोषी उसको धर्म सिंह को ठहराता है और उसको अपदस्थ कर देता है। उसके स्थान पे उसके भतीजे को पदस्थ कर देता है। मतलब दोष जो है, दोष किसको दिया जाता है? दोष दिया जाता है धर्म सिंह को। भीम सिंह की मृत्यु का दोष है वो धर्म सिंह को दिया जाता है। और इसको अपदस्थ करके इसके स्थान पर भतीजा, इसका जो भतीजा है, भोज इसका भतीजा है, इसको पदस्थ किया जाता है हमीर के द्वारा। किसके द्वारा? हमीर के द्वारा। होता क्या है? हमीर देव के द्वारा। होता क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं 3, नुसरत खान, अलग खान और उलुग खान, वो होते हैं। और यहाँ पे धर्म सिंह और भीम सिंह होते हैं। तो धर्म सिंह और भीम सिंह जो है वो नुसरत खान की हत्या कर देते हैं। तो और जो उलुग खान है वो भीम सिंह की हत्या कर देता है। इसका दोषी धर्म सिंह को ठहराया जाता है, उसको अपदस्थ कर दिया जाता है और उसके स्थान पे उसका भतीजा जो है भोज, उसको पदस्थ किया जाता है। ऐसा करने हमीर देव करता है। तो ऐसा करने पे धर्म सिंह जो है वो कहाँ पे किया जाता है? कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ समय के पश्चात वापस धर्म सिंह को सेनापति नियुक्त किया जाता है। कुछ समय पश्चात बाद में धर्म सिंह को वापस नियुक्त कर लिया जाता है। धर्म सिंह को वापस पदस्थ कर लिया जाता है। और जो भोज है, ये जो भोज है वो बाद में कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। मतलब सबसे पहले जब भीम सिंह की मृत्यु का दोष धर्म सिंह को दिया जाता है तो उसको अपदस्थ करके उसके भतीजे भोज को पदस्थ किया जाता है हमीर देव के द्वारा। बाद में धर्म सिंह को वापस पदस्थ किया जाता है। तो उस समय जो भोज है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? 1301 में फिर से आक्रमण किया जाता है। 1301 ईस्वी में अगला जो युद्ध होता है वो 1301 ईस्वी में होता है, रणथंभौर युद्ध। और उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि हमीर देव के सेनापति, यहाँ पे हमीर के सेनापति उस समय कौन होते हैं? हमीर के सेनापति इस समय हमीर के सेनापति होते हैं रणमल, और दूसरा जो है वो है रतिपाल। रणमल और रतिपाल, ये होते हैं हमीर के सेनापति। और जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके द्वारा क्या किया जाता है? इन दोनों को लालच दिया जाता है।
इन दोनों को लालच अलाउद्दीन खिलजी देता है। इन दोनों को लालच देता है अलाउद्दीन खिलजी, जिससे कि ये अलाउद्दीन खिलजी की बात मान लेते हैं। और फिर क्या होता है, फिर हमीर देव चौहान जब उसके सेनापति उसको धोखा दे देते हैं, हमीर को ये दोनों मिलके धोखा देते हैं। हमीर को दोनों मिलके धोखा देते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के लालच में आ जाते हैं। तो हमीर देव जो है वो क्या करता है, हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया, हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया। और जो रानी रंग देवी हैं, हमीर की पत्नी रानी रंग देवी इनके नेतृत्व में जोहर किया जाता है। मतलब जब रतिपाल और रणमल है वो धोखा करते हैं हमीर देव के साथ, तो हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर किया जाता है, जो कि राजस्थान का पहला साका होता है। ये राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का फर्स्ट साका होता है, पहला साका। और साका क्या होता है, साका होता है केसरिया प्लस जोहर, केसरिया और जोहर जब साथ किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं साका। और जो हमीर की बेटी है देवलदे, पुत्री जो देवलदे है, ये क्या करती है, पद्मा तालाब में कूदकर जल जोहर करती है, आत्महत्या करती है। पद्मा तालाब में कूदकर आत्महत्या करती है, जो राजस्थान का पहला जल जोहर कहलाता है। मतलब हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर किया जाता है, जो कि राजस्थान का पहला साका कहलाता है। और हमीर देव की जो पुत्री है देवलदे, वो पद्मा तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं, जो कि राजस्थान का पहला जल जोहर कहलाता है। और जब ये युद्ध होता है तो इसमें इस रणथंभौर दुर्ग को जीतकर इसका सेनापति जो है अलाउद्दीन खिलजी किसको बनाता है, उल्लू खान को ये सौंप देता है। जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी सेनापति उल्लू खान को रणथंभौर सौंप देता है। ये जो सवाल है ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2017 में। सेकंड ग्रेड 2017 में ये सवाल पूछा गया था कि रणथंभौर को जीतने के बाद खिलजी है वो वहाँ का सेनापति किसे मतलब रणथंभौर को किसे सौंप देता है, तो वो अपने सेनापति उल्लू खान को सौंप देता है। तो ये थे हमीर देव के जो महत्वपूर्ण युद्ध थे। पहला जो होता है वो झाइन का युद्ध होता है जलालुद्दीन खिलजी के साथ। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के साथ होता है और सबसे पहले आक्रमण भी रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी करता है और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के साथ होने के बाद में यहाँ पे और रणथंभौर का जो अंतिम और महत्वपूर्ण शासक है वो हमीर देव है। और हमीर देव के बारे में और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो जानते हैं। ये युद्ध हो गए थे, ये आपको याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में
इनके बारे में और जो फैक्ट हैं, हमीर देव जो है वो अपने शासनकाल में 17 युद्ध लड़ता है। हमीर ने 17 युद्ध लड़े, 17 युद्ध लड़े, वह 16 युद्धों में विजयी रहता है, 16 युद्धों में विजयी रहता है। जो 17वां युद्ध होता है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ होता है, उसमें वो केसरिया करता है, सिर्फ उसी में विजय प्राप्त नहीं होती, उसको विजयी रहता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 युद्धों में विजयी रहा। अंतिम युद्ध में उसको वीरगति को प्राप्त होता है। साथ ही हमीर देव ने कोटी यज्ञ करवाया। हमीर देव ने क्या करवाया? कोटी यज्ञ करवाया। किसने करवाया? हमीर ने कोटी यज्ञ करवाया। और इस समय जो पंडित थे, पंडित विश्वरूप उस समय पंडित थे। उसके अलावा हमीर ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है, हमीर की जो पुस्तक है उसका नाम है श्रृंगार हार। ये हमीर की पुस्तक है। और हमीर के जो पिताजी हैं, जैत्र सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था। इसलिए पिताजी जैत्र सिंह की याद में, इनकी याद में 32 खंभों की बनवाई। 32 खंभों की छतरी बनवाई। क्यों? क्योंकि जैत्र सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया था, इसलिए जैत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई हमीर ने। और हमीर के जो दरबारी विद्वान हैं, वो हैं, एक तो हैं विजयादित्य। और जो दूसरे दरबारी विद्वान हैं वो हैं राघव देव, जो कि राघव देव जो हैं वो हमीर के गुरु भी हैं। ये हमीर के गुरु हैं। और हमीर के बारे में एक कहावत कही जाती है। कहावत जो है हमीर के बारे में वो ये है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े, न दूजी बार। ये हमीर के लिए एक कहावत है जो कि फेमस है। तो ये था हमीर देव के बारे में। हमीर देव जो हैं रणथंभौर के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं। और इनके बारे में ये सब था। इनके बारे में अगर ये पूछा जाए कि इनकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो जानकारी के स्रोत के बारे में देखते हैं। जानकारी के स्रोत में देखते हैं लेखक और उनकी रचना। तो पहला जो है, पहले जो हैं वो है नयन चंद्र सूरी। सबसे पहले जो लेखक हैं वो है नयन चंद्र सूरी। इनकी जो रचना है वो है हमीर महाकाव्य। ये इनकी रचना है। उसके बाद जानकारी के स्रोत में जो दूसरा है वो ये है जयसिंह सूरी। दूसरा लेखक जो है वो है जयसिंह सूरी, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इनकी रचना है हमीर मद मर्दन। ये इनकी रचना है। तीसरे जो हैं वो हैं
चंद्रशेखर, तीसरे हैं चंद्रशेखर और इनकी रचना है हमीर हट। हमीर हट। चौथे जो हैं वो हैं जोधराज और सारंगधर। जोधराज और सारंगधर। जोधराज और सारंगधर, इन दोनों की जो रचना है उसका नाम है हमीर रासो। हमीर रासो। तो ये हैं जिनसे हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये था हमारे हमीर देव चौहान, जो कि रणथंभौर के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। तो ये हमारा रणथंभौर के चौहान कंप्लीट होता है। आइए एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। आज हमने जो पढ़ा है, हमारा जो टॉपिक है वो चौहान वंश में रणथंभौर के चौहान हैं। इसमें होता क्या है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज की हार होती है। तो पृथ्वीराज का पुत्र जो है गोविंदराज, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को टैक्स देता है। जब इसका पता हर्राज को चलता है, जो कि गोविंदराज के चाचा हैं, तो वो इस पे आक्रमण करता है। तो गोविंदराज है वो रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है 1194 ईस्वी में। उसके बाद जो 1194 में स्थापना करता है रणथंभौर की, तो ये संस्थापक हो जाता है। इसके उत्तराधिकारी वालहन, प्रहलादन और वीर नारायण होते हैं गोविंदराज के उत्तराधिकारी। और जो वीर नारायण है वो इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करता है। वीर नारायण का उत्तराधिकारी वाघभट होता है, जिसके समय में बलबन है वो रणथंभौर पर आक्रमण करता है। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन से शासक हैं रणथंभौर के जिन्होंने सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो उसमें आता है एक तो वाघभट और हमीरदेव। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट शासक है वो है हमीरदेव चौहान, जिसका शासनकाल है 1282 से 1301 ईस्वी। ये जयद्रथ सिंह के तीसरे पुत्र थे और 1282 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। ये रणथंभौर के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। इनकी पत्नी रंग देवी है, पुत्री देवल है। और हमीरदेव और दिल्ली सल्तनत के साथ जो रिलेशन है उनमें क्या क्या कौन कौन से युद्ध हुए वो देखते हैं। तो सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण करने वाला जो शासक है दिल्ली का वो है जलालुद्दीन खिलजी, और ये एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1290 में वो रणथंभौर पर आक्रमण के लिए रवाना होता है। 1291 में वो झाइन दुर्ग, जिसको वर्तमान में छाण कहते हैं, इस पर अधिकार कर लेता है। और जो झाइन दुर्ग है उसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग पर जब जलालुद्दीन खिलजी अधिकार नहीं कर पाता है, तो वो जाते जाते एक कथन कह के जाता है कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा वो रणथंभौर दुर्ग के लिए कहता है। और इस समय हमीर के जो सेनापति हैं वो गुरुदास सैनी जो मारे जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी है वो 2 बार आक्रमण करता है, दोनों बार में ही वो पराजित होता है, हमीर देव की जीत होती है। उसके बाद हमीर देव का युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव पे आक्रमण क्यों करता है, इसके सबसे पहले इसके कारण क्या है। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि खिलजी का जो विद्रोही है मोहम्मद शाह और कहबरू, उसको शरण दी उसने। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा जो कारण है कि हमीर है वो राज कर देना बंद कर देता है। तीसरा ये है कि रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व है। और चौथा कारण है वो ये है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। हिंदू वाट घाटी युद्ध होता है 1299 ईस्वी में सबसे पहले। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हैं वो हैं नुसरत खान, उल्लू खान और अलग खान। और हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह मिलकर नुसरत खान की हत्या कर देते हैं। और जो दूसरा सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का, उल्लू खान, वो इसकी भीम सिंह की हत्या कर देता है। और इसका दोष जो है वो दिया जाता है धर्म सिंह को, इसलिए उसको अपदस्थ कर दिया जाता है। और भतीजे जो भोज है उसको पदस्थ कर दिया जाता है। लेकिन वापस में धर्म सिंह को पदस्थ कर लिया जाता है और भोज है वो अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला जाता है। 1301 ईस्वी में फिर से युद्ध होता है। तो उस समय हमीर के सेनापति होते हैं रणमल और रतिपाल, जिनको अलाउद्दीन खिलजी है वो लालच देता है। तो ये हमीर के साथ धोखा करते हैं। तो हमीर क्या करता है, हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया जाता है, जो कि राजस्थान का पहला साका है। और साका जो होता है वो ये होता है केसरिया और जौहर दोनों साथ होते हैं, तो उसको साका कहा जाता है। और हमीर की जो पुत्री है देवल दे, वो पद्मा तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, जो राजस्थान का पहला जल जौहर कहलाता है। जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी है वो सेनापति उल्लू खान को रणथंभौर दुर्ग सौंप देता है। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हमीर ने 17 युद्ध लड़े, जिसमें वह 16 युद्धों में विजयी रहा। अंतिम युद्ध जो उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया उसमें उसको वीरगति प्राप्त हुई। हमीर ने कोटी यज्ञ करवाया, जिसमें पंडित विश्वरूप थे। और इसकी पुस्तक जो है वह है श्रृंगारहार। इनके पिताजी जैत्र सिंह, जिन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया, इसलिए उनकी स्मृति में इसने 32 खंभों की
32 खंभों की छतरी बनवाई। इनके दरबारी विद्वान जो हैं वो हैं विजयादित्य और राघव देव। राघव देव जो हैं वो हमीर के गुरु हैं और हमीर के लिए एक कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये इनके लिए कहावत है जो फेमस है। और हमीर के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो उनकी जो बहुत सारे लेखक हैं उनकी रचनाओं से पता चलता है उनके कि हमीर कौन था, उसके बारे में क्या-क्या उपलब्धियाँ थी। तो जो लेखक हैं नयन चंद्र सूरी, उनकी रचना है हमीर महाकाव्य। उसके अलावा जयसिंह सूरी की रचना है हमीर मदमर्दन। चंद्रशेखर की रचना है हमीरहट और जोधराज और सारंगधर इन दोनों इन दोनों की जो संयुक्त रचना है वो है हमीर रासो। इससे हमीर के बारे में हमें पता चलता है। तो ये थे हमारे रणथंभौर के चौहान जो कि कंप्लीट हो चुका है एक ही पार्ट में। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।